हेलो, वेलकम बैक। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करेंगे वह होगा रिवीजन करना है हम लोगों को, क्योंकि रिवीजन से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हम क्वेश्चंस को अच्छा से बना पाते हैं। तो हमने इससे पहले जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रिवीजन करा दिया था, उसी में हम आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी हम करवा चुके हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से काफ़ी सवाल बनता है। आजकल जो सवाल बनता है वह सवाल आपका थोड़ा सा टिपिकल बनने लगा है और सवाल ऐसा बनाने लगा है जो स्टेटमेंट आधारित सवाल होता है। जैसे मान लीजिए अगर विकास के बारे में अगर उसको पूछना है तो विकास के बारे में इसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि विकास कैसी प्रक्रिया है या सतत प्रक्रिया है कि क्या है। उसके आप विकास के बारे में वो स्टेटमेंट देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है। तो इस टाइप का पूछता है सवाल। और विकास के सिद्धांत के बारे में अगर पूछना है तो वो सीधे नहीं पूछेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, बल्कि ये पूछेगा कि एक बालक है जो इस तरह से विभिन्नता को दिखा रहा है और उसमें जो है ना निम्नलिखित में से विकास के कौन से सिद्धांत का वह उसका अनुसरण करता है, ऐसा इस टाइप से पूछेगा। या पूछेगा कि कौन निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है, ऐसे डाल के पूछेगा। तो आपको सारे बात याद होनी चाहिए विकास के बारे में। पूरी बात जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक आप विकास से संबंधित सवाल नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए अब जो कहिएगा कि आप कुछ क्वेश्चंस को रट लीजिएगा या सिर्फ जो है ना पुराने ढर्रे के अनुसार, पुराने ढांचे के अनुसार आप तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन पेपर देने के लिए बैठ के, ठीक है आपकी किस्मत रहा, अच्छा रहा तो निश्चित रूप से आपको इजी सवाल मिल सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको सवाल बन गया वहाँ पर। नहीं तो अगर आपकी हमेशा किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं ना, हम तो हमेशा हमको तैयार रहना पड़ेगा ना, चाहे किस जैसी भी सिचुएशन हो। तो सिर्फ किस्मत के भरोसे रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको सीटेट पास करना है तो आपको गहराई के साथ पढ़ना ही पड़ेगा, ना गहराई के साथ तो कम से कम इंपॉर्टेंट बातें तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हम विकास करवा चुके हैं। अगर आप विकास के बारे में नहीं देखें, हम सब कुछ करा चुके हैं, जो आपसे पूछता है ना हूबहू करा चुके हैं वो, तो आप यहां से कर सकते हैं। आज हम छोटा छोटा दो टॉपिक को लेंगे, एक सोशलाइजेशन प्रोसेस को लेंगे और एक लेंगे आपका ले लेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, है ना। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से भी कुछ सवाल बन जाता है और सोशलाइजेशन से फिक्स सवाल है कि वो बनेगा ही बनेगा। तो हम देखते हैं कि कैसा सवाल बनता है और कैसा किसे हम जो है ना इंपॉर्टेंट रूप में पढ़ना हमें चाहिए। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हेरिडिटी है एंड एनवायरनमेंट है, जिसे आप आनुवांशिकता बोलते हैं या फिर आप बोलते हैं एनवायरनमेंट को तो आप जानते ही हैं, वातावरण बोलते हैं। तो विकास का अध्ययन करने वाले जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने भी रिसर्च किया बालक के विकास को, उन्होंने समझा कि बालक के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों का योगदान कैसे होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वह हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या होता है, वह गुणनफल होता है। ये बात आपसे पूछा जाता है कि विकास जो है वह आनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल के प्रतिफल होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य कथन होगा। अगर आपको यही दे देगा कि गुणनफल नहीं बल्कि योगात्मक होते हैं, योग होते हैं, तो यह कथन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो सवाल इसी तरह से बन रहा है और आपको ध्यान बस ये देना है कि केवल जो है ना तो आनुवांशिकता का योगदान होता है और ना ही वातावरण का योगदान होता है। योगदान जो होता है वह दोनों का होता है, आनुवांशिकता का भी योगदान होता है और वातावरण का भी योगदान होता है विकास पर। तो एस से हो गया आपका हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता और ई से हो गया आपका वातावरण। तो इन दोनों के गुणनफल होते हैं। देख लीजिए गुणनफल लिखा हुआ है। तो अगर स्टेटमेंट बना के आपसे सवाल पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से विकास के बारे में सत्य कथन है, तो कौन सा कथन सही होगा जी? क्या यह कथन सत्य होगा कि विकास केवल आनुवांशिकता से ही प्रभावित होता है? नहीं, बिल्कुल गलत कथन है। या यह कथन सत्य होगा कि विकास केवल वातावरण है ना, केवल वातावरण के प्रतिफल होते हैं या वातावरण पर ही निर्भर करते हैं या केवल वातावरण का ही उस पर प्रभाव होता है? ये भी कथन गलत होगा और यह कथन बिल्कुल सही होगा। एक और कथन देता है कि विकास जो होता है वह वातावरण और आनुवांशिकता का
50-50% योगदान होता है, यानी 50-50% योगदान होता है, ये भी सेंटेंस बना के आपको देगा। तो क्या ये भी कथन सही है? नहीं, बिल्कुल ये भी कथन गलत है। आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि विकास और आनुवांशिकता का किसी भी बालक के विकास में 50-50% योगदान होता है, यानी 50% बराबर बराबर योगदान होता है, बिल्कुल नहीं। जब आप बोल देते हैं, जब ही आप बात करते हैं कि D = हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इनटू इन्वायरमेंट का, तो इनटू का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना। कभी अगर मान लीजिए 3 to 5 हुआ और इसी को हम 5 to 3 भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो परिणाम वही आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 योगदान है हेरिडिटी का, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट का 5 रेशियो का योगदान है। लेकिन यहीं फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हेरिडिटी का योगदान 5 है और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 3 है योगदान। तो गुणनफल है, यानी कोई भी ज़्यादा कोई भी कम हो सकता है, लेकिन ये गुणनफल के प्रतिफल होते हैं, गुणनफल के बराबर होते हैं। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। इस तरह से कई सवाल बना के आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल पूछता है कि आनुवांशिकता का कौन सी विशेषताएं निम्नलिखित में से होगा। तो उसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, जो जैविकीय रूप से आती है ना, उसे ही आनुवांशिकता आप कहते हैं। जो माता पिता या पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर जो विचार, स्वभाव, आपके आंख का कलर, खास करके आंखों का कलर, ये जो आंखों का कलर है, इन आंखों का कलर जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है आनुवांशिकता को पहचानने में। आप देखे होंगे कि अगर किसी माता पिता या उसके खानदान में ब्राउन कलर का भूरा आंखें हैं, तो बच्चे में भी भूरा आंखें हो जाता है, उसका असर दिखता है। तो ये आंखों का रंग जो है ना, ये हेरिडिटी को दिखाता है। रुचि की अगर हम बात करें ना, तो किसी किसी का रुचि जो इन्वायरमेंट के साथ बदल भी जाता है। हाँ, तो ये कुछ बातें हैं जो कि नहीं बदल सकता है। वो आपका शारीरिक ढांचा भी हो सकता है। जैसे शारीरिक ढांचा का मतलब हो गया, अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे, ज़्यादातर चांसेस यही देखा जाता है। और इसी पर जो रिसर्च किया है उससे भी सवाल पूछता है, वो आपको बता देते हैं। एक मनोवैज्ञानिक, क्या मनोवैज्ञानिक नहीं, वह पेशे से तो पादरी था, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल सब उसको कहते हैं, मेंडल। आप मेंटल मत समझ लीजिएगा, ये मेंडल है ना। तो ये जो मेंडल है, इन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? मेंडल का प्रयोग जो हुआ था वह हुआ था आपका मटर के पौधा पर, मटर के पौधा पर प्रयोग हुआ था। सुनते जाइएगा ना, आपको बहुत कुछ याद होगा, है ना। तो मटर के पौधा पर आप कभी कभी ये भी सवाल आता है कि मेंडल ने आनुवांशिकता का जो पता लगाया था, आनुवांशिकता के प्रभाव का, तो उस पर किस पर सर्वप्रथम उन्होंने प्रयोग किया था या किस पर प्रयोग किया गया था? तो वह मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया था। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। और इन्होंने यह भी पता लगाया कि जो मेल और फीमेल के बारे में बात किसका प्रभावी होता है। तो इसके लिए 2 सिद्धांत दिया, हालांकि उतना डीपली हमें नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये थोड़ा सा आपको एक नॉलेजेबल दृष्टि से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक मेल के अंतर्गत जो होती है और एक फीमेल, है ना, मेल और फीमेल से दोनों का फर्टिलाइजेशन से ही आपका क्या बनता है जी, बच्चे का विकास होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो मेल में जो क्रोमोसोम होता है, देखिए क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम जो होता है वह जाति का निर्धारण करता है। जाति का मतलब कि मनुष्य का बेटा मनुष्य ही होगा, है ना, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा। मनुष्य का बच्चा घोड़ा नहीं हो सकता है, या घोड़ा का बच्चा कभी मनुष्य नहीं हो सकता है। ये तो ईश्वरीय बिल्कुल व्यवस्था खत्म हो जाएगा। तो ये जो क्रोमोसोम है इसका निर्धारण करता है ना। तो क्रोमोसोम जो होता है मनुष्य में वह लगभग क्या फिक्स है, वह आपका है 23 पेयर कह सकते हैं आप। 23 पेयर में यानी 23 जोड़ा होता है। और अगर पीस की बात करें तो 46 पीस होता है, और टोटल 46 पीस हुआ, यानी 46 टोटल हो गया आपका क्रोमोसोम की संख्या। मनुष्य के अंदर यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो मनुष्य में आपका हो गया 46 क्रोमोसोम, है ना, या 23 जोड़ा आप इसको कह सकते। तो मनुष्य में 46 जो है ना टोटल क्रोमोसोम होता है, या 23 पेयर होता है। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि सवाल और कहाँ से बनती है। तो आपका सवाल ये भी बन सकता है कि जो जेंडर का निर्धारण, जेंडर नहीं कीजिए, लिंग का जो निर्धारण होता है उसमें कैसे लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो जो लिंग का निर्धारण है या सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वह कैसे होता है, उस पर ध्यान थोड़ा सा देते हैं, उस पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए मेल के अंतर्गत जो क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम का जो जाति है, क्रोमोसोम का जो प्रकार है, वह
एक्स और वाई होता है। और वहीं फीमेल में जो क्रोमोसोम का जो जाति, क्रोमोसोम का जो प्रकार है वह सेम ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का होता है, यानी एक्स एक्स ही होता है। तो एक्स और वाई वह मेल के अंतर्गत क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल के अंतर्गत ओनली एक्स एक्स पाया जाता है। अब जब इनका फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, तो मान लीजिए ये हो गया आपका M4 मेल हो गया और F4 फीमेल हो गया। यहाँ पर तो X और Y है और यहाँ ओनली X और X वैरायटी का ही क्रोमोसोम है, एक ही सेम वैरायटी का है फीमेल के पास। तो यहाँ से अगर X जो है ना रिलीज होती है, X जो है ना आता है और इधर से भी X फीमेल भी रिलीज, X तो फीमेल से तो ये मजबूरन है कि उधर से X ही रिलीज होगा क्योंकि XX टाइप का ही उसके पास है। तो वहाँ से भी X आया और यहाँ से भी X आया, तो ये XX करके जो बना और इससे जो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये जो लिंग हुआ ये होता है बेबी गर्ल होगा। ये बेबी गर्ल पैदा होगी या गर्ल का, यानी कि इसका जो लिंग होगा वह क्या होगा जी, गर्ल होगा, ये फीमेल होगा। तो ये बात समझ गए, सेम वाला XX वाला फीमेल को निर्धारित करेगा। और वहीं पर आप देखिए अगर यहाँ से बॉयज के तरफ से या मेल के तरफ से अगर Y रिलीज होता है और इधर से आपका X फिर रिलीज होता है, तो YX या XY जो कहिए आप इधर से हुआ, तो XY अलग अलग बना। जब XY होता है ना तब बॉयज होता है, वह जो बेबी होगा ना, बेबी बॉय होगा, वह क्या होगा, बॉय होगा, वह मेल होगा। तो ये बात आप जानिए कि कई मिथ्याएं बनी हुई है समाज में, खास करके जो कम पढ़े लिखे समाज है जिनके परिवार में, वह इस बात को मानते हैं कि लिंग निर्धारण में जो है ना महिला का ही योगदान होता है, जो कि सरासर गलत है ना। महिला का योगदान कभी भी लिंग निर्धारण में नहीं होता है। महिला के पास तो सिर्फ XX टाइप का ही क्रोमोसोम है, फीमेल के पास ही वैरायटी है, X और Y दोनों अलग अलग है। अगर मेल से अगर X रिलीज होता है तो X तो इधर से आएगा तो वह निश्चित रूप से वह क्या हो जाएगा, गर्ल होगा। अगर मेल से Y रिलीज हो जाता है ना, तो Y और वहाँ से आती है और इधर से X ही आता है, तो XY मिल करके वह बॉय बन जाएगा, यानी लड़का का जन्म होगा। तो जहाँ पर थोड़ा सा लिंग को लेकर के जहाँ भी भेदभाव है, वहाँ इस बात की मिथ्या बनी हुई है कि फीमेल जो होती है ना, फीमेल जो है ना लिंग निर्धारण में भूमिका निभाती है, जो कि गलत होता है। इसमें मेल ही मेन लीड रोल होता है, मेल का ही रोल है। गर्ल्स एंड बॉयज के, यानी बॉयज लिंग का निर्धारण में जो है मेल का ही योगदान है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे जो सवाल पूछेगा ये पूछ सकता है कि मादा में कौन कौन टाइप का जो है ना क्रोमोसोम पाया जाता है, तो उसमें मादा में XX टाइप का, और वहीं नर पूछेगा तो XY टाइप का पाया जाता है। तो इस तरह की बातें आपके अंदर पूछा जा सकता है सीटेट में, और पूछा भी है, कई बार सवाल देखने को भी मिला है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। तो ये लगभग आनुवांशिकता और विकास का टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाता है। बाकी और ज़्यादा डीपली है, हालांकि डीपली उतना हम पढ़ाते तो हैं ज़्यादा क्लासेस में, जब टाइम होती है तो हम क्लासेस में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाते हैं इस चीज़ को, बहुत बारे में सिद्धांत जो दिया है मेंडल ने, कैसे उसको है ना, कौन लंबा, कौन किस पीढ़ी में लंबा, किस पीढ़ी में जो है ना छोटा पैदा होता है बच्चा का, कैसे उसका हाइट निर्धारण होता है, उस सब पर कलर सब पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो आपको है ना इतना ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और इस पर जाते हैं थोड़ा सा सोशलाइजेशन पर। जो सोशलाइजेशन है जिसे हम क्या कहते हैं जी, जिसे आप समाजीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं या समाजीकरण कहिए, या समाजीकरण की बारे में, समाजीकरण के से चैप्टर से जो आपका दिया हुआ है सिलेबस में, इससे मात्र हम देखे हैं कि 2 ही सवाल पूछा जाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर आप ही उसी को समझ जाइएगा ना, तो हमको लगता है सवाल आपसे इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण जो है वह समाज के नियमों, कायदों, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हम ज्ञान को, अनुभव को जो डालते हैं, उसको हम जो ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, वही प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। तो इसे ही समाजीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं कि ये समाजीकरण में जो है सवाल कहाँ से बनती है। तो समाजीकरण में जो सवाल बनती है वो बनता है समाजीकरण के है ना प्रकार से, है ना। तो समाजीकरण के 2 प्रकार होते हैं। समाजीकरण के 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार है या 2 स्तर कह सकते हैं आप, जिसमें पहला नाम आता है प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक, है ना, प्राथमिक समाजीकरण।
आपको सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, लिख तो बस ऐसे ही रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको पढ़ाए हैं तो रिवीजन ही ज़्यादा महत्व रखती है। तो ये जो प्राथमिक समाजीकरण है और दूसरा होता है द्वितीयक समाजीकरण, दूसरा कहलाता है द्वितीयक या फिर द्वितीय या फिर इसी को गौण समाजीकरण भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गौण समाजीकरण भी कहते हैं। जो छुपा हुआ होता है उसे हम गौण कहते हैं, है ना। तो आगे है कि प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है। तो जो पहले हमने कहा कि प्राथमिक समाजीकरण के पहला प्रकार होता है, तो ये प्राथमिक समाजीकरण, ये समाजीकरण क्या है ना, डॉट डॉट मारते आप समझ जाइए। तो बच्चों का समाजीकरण जहां से आरंभ होता है, जहां से शुरुआत होता है, जहां से बच्चा का नींव पड़ता है समाजीकरण के, उसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, और एक ही उदाहरण आप याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, और एक ही ज़्यादातर होता ही है, और वो है आपका परिवार। प्राथमिक समाजीकरण के प्रकार में अगर आपसे पूछे ना, तो परिवार को आधार बनाइए, बस परिवार को समझ गए ना, यही काफ़ी है, यही आपसे पूछा भी जाएगा। तो प्राथमिक समाजीकरण के उदाहरण क्या है? परिवार। क्योंकि आप जानते भी है कि बालक का जो समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है वह सबसे पहले परिवार से शुरू होती है। परिवार जो है वह समाज का एक इकाई है, और वहीं से सिखाया जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसे समझना, क्या संस्कार है, क्या संस्कृति है, समाज की क्या व्यवस्था है, समाज के क्या नियम है, समाज में अगर रहना है तो हमें किस किस बातों का फॉलो करना होगा, मर्यादा क्या है, मान क्या है, ढेर सारी बातें सिखाई जाती है। तो ये कहाँ से शुभारंभ होती है? ये परिवार से ही शुभारंभ हो जाता है, बच्चे के अंदर डाला जाता है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये हम नहीं कहेंगे, इस पर चर्चा अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी सीटेट सवाल चल रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जो दूसरा प्रकार है आपका वह है द्वितीयक समाजीकरण का। द्वितीयक समाजीकरण का। द्वितीयक समाजीकरण में ना बहुत बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। द्वितीयक या गौण समाजीकरण है ना, जब बालक परिवार से बाहर आता है तो अपने आस पड़ोस में सम्मिलित होता है, समाज में सम्मिलित होता है। फिर सबसे ज़्यादा बालक जो समय बिताता है वह समय बिताता है शुरुआत के टाइम में वह विद्यालय में जाकर समाज बिताता है। और विद्यालय भी एक समाजीकरण का एक एजेंट है। विद्यालय भी वही ज्ञान देता है जो समाज में व्यवस्था बनाया गया है। समाज की नियम कायदा, शासन प्रशासन, सरकारें क्या है, समाज क्या है, किसका क्या दायित्व है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, यही सब बातें करना विद्यालय का काम है। बच्चा यही सब तो सीखता है जाके विद्यालय में। तो ये जो द्वितीयक समाजीकरण है ये वहीं से शुभारंभ होता है, आपके आस पड़ोस से, आपके समाज से, आपके विद्यालय से शुभारंभ होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण के एक उदाहरण है ये, तो उसमें आपका पहला नाम हो जाएगा वह समाज हो जाएगा। जो समाज है वह एक हो गया। दूसरा विद्यालय को नहीं छोड़ना है क्योंकि विद्यालय भी बहुत बड़ा द्वितीयक समाजीकरण का एजेंट है। दूसरा आपका आस पड़ोस हो जाएगा, है ना, आस पड़ोस हो जाएगा, आपका आस पड़ोस भी हो गया, है ना। और एक उदाहरण ये भी है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में, द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया में जो द्वितीय समाजीकरण है उसमें हमने कहा कि क्या है जी, विद्यालय तो है ही, है ना, विद्यालय तो है ही। उसके बाद मैंने कहा कि समाज भी है, मैंने कहा समाज भी है, और क्या आस पास पड़ोस भी है ना, वातावरण जिसको कहिए चलेगा, है ना। और एक होता है मीडिया, है ना। मीडिया को ज़्यादा बच्चे इनको तरजीह नहीं देते हैं और समझ में नहीं आता है कि मीडिया जो है ना समाजीकरण में क्या रोल निभाता है। आपको पता होनी चाहिए, अब तो आपको बड़ी अच्छी से पता होगा कि मीडिया समाज में जो अवधारणा बनाना चाहे ना बहुत आसानी से बना देता है, क्योंकि अधिकतम काम मीडिया द्वारा ही संपादित हो रही है आजकल। हम मीडिया से घिरे हुए हैं ना, एडवर्टाइजमेंट से घिरे हुए हैं। हम प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं या ऑनलाइन जो टेलीविजन मीडिया है वो भी, सब इसमें, सब मीडिया का मतलब सारे मीडिया का मतलब मूवी भी आ गया, मीडिया का मतलब चलचित्र, मीडिया का मतलब सारा चीज़ है ना। तो यह सभी आपके समाजीकरण में क्या करता है, भूमिका को निभाता है। तो इसलिए मीडिया हो गया, विद्यालय हो गया, समाज हो गया, आस पड़ोस हो गया, यह सभी जो है ना वह द्वितीयक समाजीकरण का क्या है जी, उदाहरण है। तो आपसे इसी तरह का दोनों का सवाल पूछता है, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। इसीलिए आपको यह समझ लेना चाहिए कि कौन प्रथम है, प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है। तो एक बार हम इसको फिर सारांश तो आपको अच्छा से बता देते हैं कि हमने आज क्या क्या रिवीजन किया। तो पहले हमने रिवीजन किया कि ये जो
हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है उनका विकास पर क्या योगदान है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का विकास से क्या संबंध है, केवल वातावरण का ही संबंध विकास से नहीं है या केवल आनुवांशिकता का ही संबंध विकास से नहीं है, बल्कि दोनों का गुणनफल का प्रतिफल होता है विकास। इस पर हमने बातें किया, गुणनफल के बारे में बात किया, गुणनफल क्या होता है, योगात्मक नहीं होता है, 50-50% योगदान नहीं होता है। ये सारी बातें विकास के संबंध में हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बारे में बात किया, जो कि आपसे पूछता है। हमने ये भी बात किया कि मेल फीमेल के बारे में कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, ये क्रोमोसोम का कितना संख्या है, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, है ना। तो इन सब पर बात किया, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सारी बातें होगी। उसके बाद हमने ये भी कहा कि मादा में जो है ना कौन सा टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है, तो मादा में XX टाइप का होता है, नर में यानी मेल में कौन सा, तो XY टाइप का होता है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो लिंग का निर्धारण होता है, वो उसमें कौन ज़्यादा योगदान निभाता है, कौन योगदान निभाता है, उसमें मेल ही योगदान निभाता है। ये इस पर भी हमने बात किया और कैसे योगदान निभाता है ये भी करके दिखाया। इन सभी बातों पर चर्चा हुई। और उसके बाद समाजीकरण के बारे में हमने बात किया, कितने प्रकार के होते हैं, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण के प्राथमिक जो समाजीकरण का जो उदाहरण है जिसमें परिवार सर्वप्रथम आता है, उसके बाद बात की। द्वितीय समाजीकरण का जो उदाहरण है जिसमें मीडिया, उसके समाज और विद्यालय, ये सभी चीज़ें द्वितीय समाजीकरण में सामने आ जाता है। तो इतना ही काफ़ी है, बस आज इतना ही रहने दीजिए। आगे रिवीजन आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।